हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। इस वीडियो के माध्यम से मैं संधि के एक महत्वपूर्ण तथ्य या अपवाद लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि अपवाद क्या होता है। अपवाद शब्द में अप जो है वो उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है अभाव या विरुद्ध। वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। समग्र रूप में अपवाद का अर्थ हो गया ऐसी घटना या स्थिति जो सिद्धांत के विरुद्ध है या उससे हटकर है या उससे दूर है, तो उसे हम अपवाद कहेंगे। अब संधि के संदर्भ में अपवाद क्या होता है, तो जब शब्द का निर्माण अपेक्षित सिद्धांत से ना होकर किसी अन्य सिद्धांत से ही होता है तो उसे अपवाद कहते हैं। कहने का आशय यह है कि शब्द का निर्माण जिस ढंग से होना चाहिए, जिस नियम से होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, उससे ना हो करके वो अलग ढंग से ही निर्मित हो जाता है, तो उसे ऐसा इसलिए होता है ताकि जो शब्द का मूल अर्थ है उसे बचाया जा सके। तो उस अलग ढंग से जब वो निर्मित हो जाता है, नियम से हटकर अलग होकर निर्मित होता है, तो उसे ही हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुण संधि के अपवाद कौन कौन से हैं। ये एक बहुत ही सुंदर शब्द है, अक्षौहिणी। इसका अर्थ होता है चतुरंगिणी सेना। महाभारत में पांडवों की जो सेना थी उसका नाम था अक्षौहिणी। अक्षौहिणी ये तो इसका अर्थ हो गया। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम देखते हैं कि अक्ष जोड़ ऊहिणी इसका संधि विच्छेद होता है। अब ये गुण संधि का अपवाद किस प्रकार से है, तो यहाँ जो संधि विच्छेद हो रहा है वो तो गुण संधि के अनुसार हो रहा है, लेकिन जो शब्द है हमारा, गौर से देखिए, वो वृद्धि संधि का रूप है। अब ऐसा क्यों होता है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अक्ष जोड़ ऊहिणी ये इसका संधि विच्छेद होगा। अब देखिए कि गुण संधि का अपवाद इसलिए हो गया क्योंकि जब मैंने आपको आरंभ में स्वर संधि पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि गुण संधि के अंतर्गत नियम ये होता है कि जब आ का योग ई दीर्घी ऊ दीर्घ या री से होता है तो ये क्रमशः ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर जब अ है, अ का योग हो रहा है ऊ के साथ, अक्ष छ जो है वो हिंदी वर्णमाला में 4 जो संयुक्ताक्षर होते हैं उसमें से एक है। और छ का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो हलंत क जोड़ मूर्धन्य श। मूर्धन्य श में क जुड़ा हुआ है, माफ़ कीजिए अ जुड़ा हुआ है। अब जब अ का योग ऊ के साथ होगा तो ये ओ में बदलना चाहिए, यानी कि अक्षौहिणी नहीं होना चाहिए, अक्षौहिणी होना चाहिए। लेकिन जब आप अक्षौहिणी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सही शब्द क्या है, अक्षौहिणी। अक्षौहिणी का अर्थ होता है चतुरंगिणी सेना, ना कि अक्षौहिणी का। अक्षौहिणी कोई शब्द ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपवाद के संदर्भ में 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये कि दिया गया शब्द जो है वह किस संधि का उदाहरण है, तो उत्तर होगा दिया गया शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। और अगर प्रश्न आ जाए कि इसमें संधि विच्छेद कौन सा उचित है, शब्द दिया रहेगा और 4 विकल्प दिए रहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही संधि विच्छेद है, तो आपको गुण संधि के अंतर्गत ही इसका संधि विच्छेद का चुनाव करना होगा, अक्ष जोड़ ऊहिणी। इसी के साथ अन्य शब्द हैं स्वैर। स्वैर का अर्थ होता है स्वतंत्र, स्व जोड़ ईर। अगर हम इसको जोड़ेंगे गुण संधि के हिसाब से तो ये स्वेर बनेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका सही संधि रूप क्या होगा, इनको जोड़ करके स्वैर, स्वैरी। स्वैरी उस पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, स्वैरी शब्द जो कि स्वतंत्र होता है, यानी किसी प्रकार के ये जनरली नेगेटिव सेंस में होता है। जो स्वतंत्र होता है यानी कि उच्छृंखल होता है, जो किसी प्रकार के नियम को नहीं मानता है, तो उस पुरुष के लिए स्वैरी, और ऐसी अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए स्वैरिणी। तो अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि भाई शब्दों के अर्थ में क्या रखा है, सीधे सीधे अपवाद बताओ, संधि बताओ। नहीं, शब्दों का अर्थ यहाँ बहुत मायने रखता है। अब जैसा कि मैंने अक्षौहिणी के जब संधि विच्छेद बताया तो मैंने बताया कि इसका जो अर्थ है उसका चतुरंगिणी सेना इसका अर्थ होता है, और इसीलिए अक्ष जोड़ ऊहिणी लिखा जाएगा। इसका संधि विच्छेद और अक्ष जोड़ ऊहिणी होगा गुण संधि के हिसाब से।
ही इसका संधि विच्छेद स्वीकार किया जाएगा, ना कि वृद्धि संधि के अनुसार। अब देखिए, शब्दों का अर्थ किस प्रकार से मायने रखता है कि जब भी हम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो विच्छेद के दौरान जो टुकड़े में दो हमें शब्द प्राप्त होते हैं उनका जो मूल भाव है और शब्द का जो मूल भाव है वो एक ही होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो शब्द दिया गया है उसका तो कुछ और अर्थ निकल रहा है और जो हमने संधि विच्छेद कर दिया है उसका कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इस बात को मैं आगे और भी आने वाले उदाहरणों में समझाऊंगी। तो इस प्रकार से स्वैरी और स्वैरिणी, स्वैरिणी का संधि विच्छेद हो गया स्वजोर ईरिणी, इसका भी स्वैरिणी नहीं होगा, स्वैरिणी होगा। आगे कुछ और उदाहरण है, जैसे प्रौढ़, प्रौढ़ से ही बन गया है प्रौढ़ी, प्रौढ़ता, प्रौढ़। प्रौढ़ का क्या अर्थ होता है? प्रौढ़ का अर्थ होता है परिपक्व, मैच्योर जिसे हम कहते हैं, अडल्ट भी बोलते हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? प्र जोड़ ऊठ, अ में प्र के साथ अ जुड़ा हुआ है, अ में हलंत प जोड़ र यहाँ पर है और र में अ जुड़ा हुआ है। अ को जब हम योग करेंगे दीर्घ ऊ के साथ तो वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, गुण संधि के हिसाब से ओ में बदल जाएगा। लेकिन इसका यह रूप स्वीकार्य नहीं होगा, यह सही रूप माना जाता है वर्तनी के दृष्टिकोण से, इसीलिए यह अपवाद की श्रेणी में है। प्र जोड़ ऊढ़ी, प्र जोड़ ऊढ़ता, प्र जोड़ ऊ। प्रह का अर्थ होता है बुद्धिमान, ऊह का अर्थ होता है तर्क। अब देखिए, उपरोक्त सभी शब्द गुण संधि का तो अपवाद है किंतु वृद्धि संधि का उदाहरण है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं रिमाइंड करा रही हूँ। आगे कुछ शब्द हैं, दंतोष्ठ, दंतौष्ठ, अधरोष्ठ, अधरौष्ठ। अब ये जो शब्द हैं, चाहे आप इसको इस प्रकार से लिखिए दंतोष्ठ या इस प्रकार से लिखिए दंतौष्ठ या फिर अधरोष्ठ लिखिए या अधरौष्ठ लिखिए, दोनों ही लिखने का जो ढंग है वो सही माना गया है। एक प्रचलन के दृष्टिकोण से, दूसरा वर्तनी की शुद्धि के दृष्टिकोण से, दोनों पर ही यह बात लागू होती है। लेकिन अब इसका संधि विच्छेद किस हिसाब से करेंगे? तो यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद होगा वो केवल और केवल वृद्धि रूप में ही इसका संधि विच्छेद होगा, दंत जोड़ ओष्ठ होगा, दंत जोड़ ऊष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊष्ट कोई शब्द होता ही नहीं है, इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है। ओष्ठ का अर्थ होता है हमारे होंठ। अब दंतोष्ठ का क्या अर्थ है या दंतौष्ठ का क्या अर्थ है? दांत और ओठ को सामूहिक रूप में दंतौष्ठ लिखा गया है। तो जब इसका मूल अर्थ है दांत और होंठ, तो यहाँ पर भी वह संधि विच्छेद के दौरान भी वही अर्थ निकल कर के आना चाहिए। ये अपरिहार्य है, अनिवार्य है, आवश्यक है, इसे नहीं बचा जा सकता है। अगर इसकी अवहेलना की जाएगी तो संधि अशुद्ध मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। इसी प्रकार से अधरोष्ठ, अधरौष्ठ, तो यह गलत हो जाएगा, अधर जोड़ उष्ठ। सही क्या होगा? अधर जोड़ ओष्ठ, ये सही होगा। उपरोक्त शब्द चाहे गुण संधि में लिखे हों या वृद्धि रूप में, किंतु इनका विच्छेद सदैव वृद्धि रूप में ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ दीर्घ स्वर संधि के अपवाद हैं जिसे दीर्घीकरण भी कहा जाता है। एक शब्द है यहाँ पर विश्वामित्र। अब हम जब विश्वामित्र का संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि ये जो शब्द है ये दीर्घ रूप में है, यहाँ पर वाह है। यह शब्द अगला शब्द हम देखें प्रभुदयाल, तो यहाँ पर दीर्घ ऊ है। मूसलाधार में ला है, तो यहाँ पर हमें दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है इन शब्दों में। इस प्रकार से स्पष्ट है कि यह दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। लेकिन जब हम इसका दीर्घ स्वर संधि के नियम अनुसार संधि विच्छेद करते हैं तो वो गलत हो जाता है। कैसे? इस बात को समझते हैं। विश्वामित्र का क्या अर्थ होता है? विश्वामित्र का अर्थ होता है जो संपूर्ण विश्व का मित्र है। एक ऋषि हुए जिनका नाम हुआ विश्वामित्र, और उस नाम का क्या अर्थ हुआ? जो संपूर्ण विश्व का मित्र है। लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं विश्व जोड़ अमित्र, अब ये मित्र का विपरीत नहीं हो गया, अमित्र। अब ये तो मित्र ही नहीं है, और यहाँ पर हमारा शब्द क्या कह रहा है? विश्वामित्र, विश्व का मित्र।
गलत हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? विश्व जोड़ मित्र, ये सही होगा। उसी प्रकार से दूसरा शब्द है प्रभु दयाल। यहाँ भी अगर हम छोटा ऊ को जोड़ेंगे तो दीर्घ ऊ बन जाएगा, लेकिन उद्याल कोई शब्द ही नहीं होता है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा प्रभु दयाल। मूसलाधार, मूसलाधार का क्या अर्थ होता है? ये भी बड़ा प्यारा शब्द है मूसलाधार। मूसलाधार का अर्थ होता है भीषण। अब किस प्रकार से भीषण, यानी कि बहुत कठोर, किस प्रकार से कठोर, तो इस बात को समझ लीजिए। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी कि बहुत भीषण बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि अगर कोई पेड़ है तो उस जड़ से उखड़ जाता है, वो पानी के साथ बह जाता है, इस तरह की बारिश हो रही है, कोई सामान्य बारिश नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर अगर इसका संधि विच्छेद हम देखें तो मूसल जोड़ आधार, ये तो नियम अनुसार हमने इसका कर दिया मूसल जोड़ आधार, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मूसलाधार और मूसल आधार यही अर्थ नहीं रह जाएगा, मूल अर्थ इसका नहीं बचा रह जाएगा, इसलिए मूसल जोड़ आधार गलत हो जाएगा। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मूसल जोड़ धार, यह इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो मूसल का क्या अर्थ होता है? अगर आप में से विद्यार्थी इस बात को नहीं जानते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि पुराने ज़माने में, यानी कि हमारे दादी नानी के ज़माने में, उनके किचन में एक उपकरण हुआ करता था जिसे ओखली कहते थे। आज भी अगर आप अपने गांव कस्बों में जाते हैं या आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ ओखली देखने को मिल जाती है, तो इसमें क्या होता था कि ओखली में घर की जो महिलाएं होती थी वो अन्न को डाल करके उसको कूटती थी। किससे कूटती थी? मूसल से कूटती थी। मूसल क्या होता था? लकड़ी का बना हुआ एक बहुत ही मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, तकरीबन इतना मोटा कि दोनों हाथ के द्वारा मुट्ठी बना के उसको पकड़ा जा सके, इतना मोटा। और वो बहुत भारी होता था, तकरीबन 5 फुट लंबा होता था और भारी होता था। तो उससे क्या होता था? अनाज को कूटा जाता था, या तो उसके छिलके अलग करने के लिए या फिर उनको पीसने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मूसल तो कुछ इस तरह की वस्तु हो गई, और धार यानी कि मूसल का धार, और उसके नीचे कई बार लोहे की एक पेंदी भी लगाई जाती थी ताकि काम सुविधाजनक हो जाए। तो इस प्रकार से मूसलधार का क्या अर्थ हो गया कि इतना प्रहारजनक जब वर्षा की बूंदें गिर रही हैं तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है मूसलाधार, और मूसल आधार का वही अर्थ नहीं रह जाता है, इसलिए ये गलत हो गया और हमारा सही क्या हुआ? मूसलधार। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं, संस्कृत से लिए गए ज्यों के त्यों शब्द हैं, और इनमें दीर्घीकरण हुआ है। ये सभी दीर्घ स्वर संधि के अपवाद हैं। अब कुछ हिंदी के शब्द हैं जैसे धमाधम, सत्यानाश, फटाफट। धमाधम, अगर आप देखें धमाधम और नियम अनुसार दीर्घ स्वर संधि के नियम अनुसार इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धम जोड़ अधम, धमाधम। धमाधम का क्या अर्थ हो गया? हाथी धमाधम चल रहे हैं। अब धम अधम, अधम क्या हो गया? अधम तो निम्न नीच को कहा जाता है, ऐसे में वही अर्थ नहीं रह गया। अब क्या करना होगा? धम धम, इसका सही संधि विच्छेद होगा। उसी प्रकार से सत्यानाश, सत्य जोड़ अनाश गलत हो जाएगा। फटाफट, फटाफट गलत हो जाएगा। विपरीत हो गया, यहाँ पर सत्यानाश हो रही है। सत्यानाश यानी कि संपूर्ण नाश, जड़ से नाश, नाश करने की बात हो रही है, और नाश अनाश हमने लिख दिया यहाँ पर, तो नाश का उल्टा हो गया अनाश, वही अर्थ नहीं रह गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सही क्या होगा? सत्य जोड़ नाश। यहाँ पर भी सही क्या होगा? फटफट। उपरोक्त सभी शब्द दीर्घ शब्द के रूप हैं, किंतु इनका विच्छेद दीर्घ स्वर संधि के नियम अनुसार नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? अपवाद की श्रेणी में है। आगे देखते हैं ह्रस्वीकरण क्या होता है, या स्वर के ह्रस्वीकरण के उदाहरण क्या हो गए। एक शब्द है अमिताभ, दूसरा है स्वर्णाभ और तीसरा है अजिताभ। अगर हम इन शब्दों को देखें तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, यहाँ पर भी ह्रस्व स्वर है और यहाँ पर भी ह्रस्व स्वर है। कहाँ पर? भ में ह्रस्व स्वर है। लेकिन जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं तो हम लिखते हैं अमित जोड़ आभा।
अमित जोड़ आभा। अमित का क्या अर्थ होता है? मित व्ययी होना। मित व्ययी ये शब्द हम अक्सर ही सुनते हैं। वह व्यक्ति मित व्ययी है। मित का अर्थ होता है थोड़ा, व्ययी मतलब खर्च करना। हमें यहाँ पर केवल मित शब्द को समझना है। मित का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। अ जब जुड़ गया, अ उपसर्ग जब जुड़ गया मित शब्द में, तो अ नहीं के सेंस में आता है, नो के सेंस में आता है, न के सेंस में आता है, जो कि उस शब्द को विलोम बना देता है। तो अमित का क्या अर्थ हो गया? ज़्यादा। आभा, आभा मतलब चमक, बहुत ज़्यादा चमक, उसको कहते हैं अमिताभ। अब देखिए, अभी हम अगर लिख दें अमित जोड़ आभ, तो ये सही संधि विच्छेद नहीं होगा। इसका सही संधि विच्छेद होगा अमित जोड़ आभा। अब मैंने जब भी आपको संधि पढ़ाया है तो मैंने दिखाया है कि शब्दों को किस प्रकार से तोड़ करके जब हम संधि विच्छेद कर लेते हैं तो किस प्रकार से उन्हें तोड़ करके पुनः उसी शब्द को हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर का लोप होकर के वह किस में बदल जा रहा है? ह्रस्व स्वर में बदल जा रहा है। यही स्थिति स्वर्णाभ शब्द की है और रजिताभ शब्द की भी है। यहाँ पर जो आभा है उसका आ किस में बदल जा रहा है? अ में बदल जा रहा है। अ में बदल जा रहा है। इसे ही कहते हैं ह्रस्वीकरण। आगे कुछ और शब्द हैं जैसे सारंग और पतंजलि। सारंग डीए को कहते हैं। सारंग का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें प्राप्त होता है सार जोड़ अंक। अब देखिए र में भी अ है और यहाँ पे भी अ है, तो और अ जुड़ करके क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए, सारांग होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? ये केवल ह्रस्व रूप है। अच्छा, बहुत से आप में से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें ये समझने में दिक्कत हो रही होगी कि ह्रस्व क्या होता है या दीर्घ क्या होता है। अगर इस पॉइंट पे कन्फ्यूज़न है तो पिछले जो वीडियोज़ हैं हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट है, हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में आप उसमें थोड़े स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ वर्ण से जुड़े हुए टॉपिक्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। तो जो 11 स्वर होते हैं उसमें से 4 तो ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो 4 होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं और बाकी बचे 7 दीर्घ स्वर होते हैं। आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जो दीर्घ होना चाहिए वो ह्रस्व रूप में ही है, तो इसी को ह्रस्वीकरण कहते हैं। पतज्जोड़ अंजलि, पतंजलि, यहाँ पर हलंत नहीं होगा, माफ कीजिए। आगे देखते हैं वृद्धि संधि का अपवाद। अगला बिंदु है वृद्धि संधि का अपवाद। यहाँ 2 शब्द दिए हुए हैं, एक है शुद्धोदन और एक है सुकोदन। शुद्धोदन कौन थे? हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध थे, उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, राजा शुद्धोदन। अब हम इस शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त होता है शुद्ध जोड़ ओधन और दूसरा एक शब्द है शुकोदन। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्राप्त होता है सुक जोड़ ओदन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वृद्धि संधि का अपवाद किस प्रकार से है? तो जब हम देखते हैं कि शुद्ध में अ हम निकाल लें और यहाँ से ओ ले लें तो अ और ओ को जोड़ेंगे तो अ हो जाएगा, अ और ओ को जोड़ेंगे नियम अनुसार अ हो जाएगा। वृद्धि संधि का नियम क्या है कि जब अ में योग होगा ओ का तो ये किस में बदल जाएगा? अ में बदल जाएगा। अ के साथ जब योग होगा ओ का तो ये अ में बदलना चाहिए, लेकिन ये किस में बदल रहा है? हम मूल शब्द को देखें तो ये ओ है। इस प्रकार से ये वृद्धि संधि का अपवाद है। शुद्ध रूप में ये किस प्रकार से बन रहा है? शुद्धोदन बन रहा है। अगर हम इसका संधि विच्छेद कुछ इस ढंग से कर दें, शुद्ध जोड़ ऊधन, तो ये गलत हो जाएगा। गुण संधि के हिसाब से अगर कर दें तो सेम बात यहाँ पर है। सुकोदन, सुकोदन नहीं होगा, सुकोदन होगा, ये मुझसे मिस्टेक हुआ है, माफ़ कीजिएगा। सुकोदन, हाँ, अगर मैं शायद ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे बताने में। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम इसको जोड़ देते हैं अ और ओ को, तो अगर हम वृद्धि संधि के अनुसार कर दें, इसका संधि रूप वृद्धि संधि के हिसाब से कर दें तो शुद्धोदन शुद्धोधन हो जाएगा। शुद्धोधन गलत हो जाएगा, नाम क्या है? शुद्धोदन। उसी प्रकार से यहाँ पर सुकोदन,
ये अ की मात्रा ही है। मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर मैं इसको जोड़ दूँ वृद्धि संधि के अनुरूप अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। और अगर इसका संधि विच्छेद में गुण संधि के हिसाब से कर दूँ तो ये संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? वृद्धि के अनुसार। और शुद्ध शब्द रूप क्या है? गुण संधि के अनुसार। तो बात क्या निकल के आती है कि उपरोक्त शब्द गुण संधि का उदाहरण है और वृद्धि संधि का अपवाद है। यानी कि वृद्धि संधि के अनुसार इनका संधि विच्छेद तो होगा, लेकिन वापस जब हम उस संधि विच्छेद किए हुए शब्द को तोड़ करके उसी के अनुरूप लिखने का प्रयास करेंगे, उस नियम के अनुरूप, तो वो शब्द हमें शुद्ध प्राप्त ना हो करके अशुद्ध प्राप्त हो जाएगा, गलत प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह क्या हुआ? यह वृद्धि संधि का अपवाद हो गया। आगे देखते हैं हम व्यंजन संधि का अपवाद। अहन एक शब्द होता है, इसका अर्थ होता है दिन। इससे जुड़ी हुई संधि का कुछ नियम है। जैसे अहन हलंत न है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जब इसका योग होगा र वर्ण के साथ, यानी कि र वर्ण से लिखा हुआ कोई शब्द आता है और उसका योग हो रहा है यानी कि र के साथ, तो किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, इसे जानते हैं। एक शब्द है अहोरात्र। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अहन जोड़ रात्रि। अहन जोड़ रात्रि। रात्र इसका मूल शब्द है। रात्र का हम रात्रि लिख लेंगे। पिछले जब मैंने स्वर संधि पढ़ाई हुई है जिस वीडियो में, उसमें बताया हुआ है कि इसके पीछे का कारण क्या है कि रात किस प्रकार से रात्रि हो जाता है। तो स्वर संधि से वीडियोस आप जरूर देखिएगा। अहो जोड़ रात्रि, अहन जो है उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अहो आदेश हो जाएगा और रात्रि ज्यों का त्यों रहेगा। और ये बदल जाएगा किसमें? रात्र में। जब हम इनको जोड़ कर लिखेंगे तो ये बन जाएगा अहोरात्र। अहन का हो गया अर्थ दिन और रात्र का अर्थ हो गया रात्रि, यानी कि दिन रात। अहोरात्र शब्द का क्या अर्थ हो गया? दिन रात। अहोरूप, पुनः वही अहन जोड़ रूप। अहन जो है उसके स्थान पर क्या आदेश हो गया? अहो आदेश हो गया और रूप ज्यों का त्यों है अहोरूप बन गया। आगे देखते हैं। अहन के साथ जब र के अलावा वर्ण आएगा तो अहन के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अहर आदेश हो जाएगा। एक शब्द है अहरपति। अहन जोड़ पति। अहन जोड़ पति। अहरपति किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। अहन के स्थान पर क्या आदेश हो गया? र आदेश हो गया। र के नीचे हलंत है, ध्यान दीजिएगा। पति ज्यों का त्यों है, ये जुड़ करके क्या बन गए? अहरपति बन गए। क्योंकि हलंत र है तो यह रेफ रूप में ऊपर आ गया, अपने अगले वर्ण के ऊपर आ गया, तो ये बन गया अहरपति। एक शब्द है अहरहर। अहरहर। अहन जोड़ अहन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अहन जोड़ अहन। तो यहाँ वाला न जो है अंतिम वाला, इसका तो लोप कर दिया जाएगा और अहन के स्थान पर क्या आ जाएगा? अहर आ जाएगा और इसका योग जो होगा अहन से, तो ये बन जाएगा अहरहर। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, ये व्यंजन संधि का अपवाद क्यों है? क्योंकि जब मैंने आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाया था तो मैंने उस समय बताया था कि जब हलंत न का योग किसी वर्ण के साथ होता है तो जो हलंत न होता है उसका लोप हो जाता है। सामान्य नियम ये है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हलंत न है और यहाँ भी हलंत न है, लेकिन इस प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता है। न के लोप का नियम यहाँ नहीं लागू होता है, बल्कि दूसरा ही नियम यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए यह व्यंजन संधि से जुड़ा हुआ अपवाद है। एक और अपवाद है अयादि संधि का अपवाद। एक शब्द होता है गवाक्ष। इसका संधि विच्छेद जो होता है दो प्रकार से किया जाता है और दोनों ही प्रकार से सही माना जाता है। आइए जानते हैं कि इनमें अपवाद वाली क्या बात है। तो इसका संधि विच्छेद हम एक करते हैं दीर्घ संधि के अनुसार, तो हमें मिलता है संधि विच्छेद गौ जोड़ अक्षी। गौ का अर्थ होता है गाय और अक्षी का अर्थ होता है आँख। गौ जोड़ अक्षी। अक्ष मूल शब्द है लेकिन अक्ष के स्थान पर अक्षी लिखा जाएगा। यहाँ भी वही बात है कि जब मैंने स्वर संधि पढ़ाया हुआ है तो इन बिंदुओं को स्पष्ट किया हुआ है कि रात का रात्रि कैसे हो जाएगा, अक्ष का अक्षी कैसे हो जाएगा, यह बिंदु वहाँ स्पष्ट किया हुआ है। आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें। स्वर संधि से जुड़े हुए जो अन्य वीडियोज़ हैं आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बार बार ये बात करती हूँ कि हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक करते हुए होते हैं। तो अगर आप एक टॉपिक को समझ रहे हैं और दूसरे को छोड़ रहे हैं तो ये मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि एक जो क्रम बना हुआ है उसके अनुसार आप चीज़ों को समझें, ताकि वो जो पैटर्न फॉलो करेंगे आप, तो आपको खुद के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा कि चीज़ें एक के बाद आपको एक समझ में आती चली जाएंगी।
ऐसे में मेरा सुझाव है कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। हाँ, तो मैं यहाँ पर थी कि दीर्घ संधि के अनुसार इसका संधि विच्छेद हो रहा है गौ जोड़ अक्षी, और अयादि संधि के अनुसार इसका संधि विच्छेद हो रहा है गो जोड़ अक्षी। दोनों ही संधि विच्छेद सही है, लेकिन शब्द ये सही है, गवक्ष नहीं आया होगा, गवाक्ष ही होगा। तो इस प्रकार से यह अयादि संधि का अपवाद है। गवेंद्र एक शब्द होता है, इसका भी दो प्रकार से संधि विच्छेद सही होता है, गौ जोड़ इंद्र और गो जोड़ इंद्र। गौ जोड़ इंद्र तो हो गया गुण संधि के अनुसार, और गो जोड़ इंद्र हो गया अयादि संधि के अनुसार। अब गौ जोड़ इंद्र अ के साथ जब ई का योग होगा तो वो तो ए में बदल जाएगा, और ओ के साथ जब ई में योग होगा तो वो बी में बदल जाएगा। तो ऐसे में संधि विच्छेद तो दोनों ही सही है, शब्द ये सही है, उपरोक्त शब्दों में दो दो संधि विच्छेद होते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का लेसन यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या जाता है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन आएगा। और क्या, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।